जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू सोल्जर अनप्लग्ड। आज हम ह्यूमन फिजियोलॉजी में एक नए लेक्चर के साथ हैं, यानी कि एक नए टॉपिक के साथ हैं। लास्ट क्लास में हमने ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम कंप्लीट किया है, जिसमें हमने जाना कि हार्ट हैज़ 4 लोब्स, जिसमें 2 एट्रिया और 2 वेंट्रिकल्स हैं। हमने उसमें डबल सर्कुलेशन कंप्लीट किया है, सिस्टेमिक सर्कुलेशन एज वेल एज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। डिफरेंट टाइप के वॉल्व्स के बारे में पढ़ा, दैट इज ट्राइकस्पिड वॉल्व एंड द बाइकस्पिड वॉल्व, और जो आर्टरी और वेन में वॉल्व है दैट इज सेमिलूनर वॉल्व। हमने लब और डब साउंड के बारे में पढ़ा एंड आई एम श्योर आपने प्रैक्टिस क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए होंगे। आज हम एक नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, दैट इज ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। जब भी एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात आएगी या फिर एक्सक्रीशन की बात आएगी तो उसका मतलब है कि वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालना बॉडी से, दैट इज एक्सक्रीशन ऑफ द वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम अ बॉडी। और उसमें बहुत ही कॉमन ऑर्गन जो इन्वॉल्व है, जो सबको पता है, दैट इज किडनीज। यस, ये जो बीन शेप स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इनको हम बोलते हैं किडनी, और किडनी का ही मेन रोल है जिसमें वो एक्सक्रीशन करता है, यानी कि जो टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारी बॉडी में बनते हैं उन सबको एक्सक्रीट आउट कौन करवाती है? किडनी। हम इससे पहले कि ये लेक्चर शुरू करें, मैं यहाँ पे एक और चीज ऐड ऑन करना चाहती हूँ, दैट इज कि एक्सक्रीशन सिर्फ किडनीज ही नहीं कर रही हैं हमारी बॉडी में, एक्सक्रीशन हमारी स्किन भी करती है, और बहुत ही कॉमन है एक्सक्रीशन स्किन के थ्रू। और वो क्या एक्सक्रीट करती है? सॉल्ट, यानी कि NaCl। जब हम स्वेटिंग करते हैं तो सॉल्ट रिलीज होता है, एम आई राइट? और वाटर। आपने ध्यान दिया होगा जब भी हमें पसीना आता है, यानी कि व्हेनेवर वी स्वेट, उसके बाद हमें ठंडक का एहसास होता है, हमें थोड़ी अच्छी कूलिंग इफेक्ट मिलता है। ऐसा क्यों? क्योंकि जो वाटर ड्रॉपलेट्स हमारी स्किन पे, हमारी बॉडी पे रिलीज हुए थे, वो इवेपोरेट हो जाते हैं और उसके बाद हमें कूलिंग कूलिंग फील होती है। ठीक है, हमारा बॉडी सरफेस कूल हो जाता है। तो स्वेटिंग के थ्रू एक्सेसिव ऑफ सॉल्ट जो NaCl है वो रिलीज होता है, एज वेल एज द वाटर। तो ये था स्किन का फंक्शन एक्सक्रीशन में। आगे अब हम मेन बात करेंगे किडनीज क्या रोल परफॉर्म करती हैं एक्सक्रीशन के अंदर। तो चलिए शुरू करते हैं। द ऑर्गन सिस्टम दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिमूविंग वेस्ट फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम क्या है? एक ऐसा ऑर्गन सिस्टम जो हेल्प करता है हमें अपनी बॉडी में से वेस्ट रिलीज करने के लिए। गॉट इट? पेयर ऑफ किडनीज हैं इसके अंदर, 2 किडनीज हैं, 2 kidneys, pair of ureters, 2 ureters and a urinary bladder. Urinary bladder एक पाउच या फिर सैक लाइक स्ट्रक्चर है, और एक यूरेथ्रा। यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पास आउट होता है, यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन पासेस आउट ऑफ द बॉडी। दोबारा से एक बार फिर ये पिक्चर देख लेते हैं, डायग्राम देख लेते हैं। आपके पास 2 किडनीज हैं, these 2 are the kidneys, बीन शेप स्ट्रक्चर्स, 2 यूरेटर्स हैं आपके पास, ट्यूब्स हैं, और ये एक यूरिनरी ब्लैडर, और ये है यूरेथ्रा जहां से यूरिन पास होता है। ठीक है, ये एक मेन स्ट्रक्चरल फॉर्मेशन है हमारे एक्सक्रीटरी सिस्टम की। नेक्स्ट, किडनी इज अ पेयर्ड रेडिश ब्राउन बीन शेप स्ट्रक्चर इन द एब्डोमेन। हमारे एब्डोमेन रीजन में किडनी रेडिश ब्राउन बीन शेप्ड है। बीन के शेप की तरह आपको दिखने वाला जो एक ऑर्गन है उसको हम बोलते हैं किडनी। इसकी लेंथ होती है 10 to 20 सेंटीमीटर्स और विड्थ होती है 5 to 7 सेंटीमीटर्स, और थिकनेस यानी कि मोटापा कितना है, कितना चौड़ा है ये, दैट इज 2 to 3 सेंटीमीटर्स। यूरेटर्स, हमारे पास 2 यूरेटर्स हैं, पेयर्ड मस्कुलर ट्यूब जो कि 25 से 30 सेंटीमीटर यानी कि 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग है। इट कैरीज द यूरिन फ्रॉम किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। किडनी से यूरिनरी ब्लैडर तक जो यूरिन लेके जाएगा वो कौन है? यूरेटर। यूरेटर का फंक्शन है कि जो किडनी में यूरिन फिल्टर हो रहा है, ब्लड और यूरिन की प्रोडक्शन हो रही है, उसको यूरिनरी ब्लैडर तक लेके जाती है यूरेटर्स। गॉट इट? यूरिनरी ब्लैडर। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टर्म आएगी, इट इज अ पाउच और सैक लाइक मस्कुलर ऑर्गन, मसल्स वाली ऑर्गन। ठीक है, और इसके अंदर एक एपिथेलियम है
ध्यान देंगे यहाँ पे, उस स्पेशल टाइप की एपिथेलियम को हम लोग बोलते हैं ट्रांजिशनल एपिथेलियम, और क्योंकि यूराइनरी ब्लैडर में मिलती है तो इसको हम लोग यूरोथेलियम भी बोलते हैं। यूराइनरी ब्लैडर के अंदर जो यूरिन स्टोर होता है तो इसके पास जो एपिथेलियम है उसके पास एक स्पेशल क्वालिटी है, वो ये कि ये एक्सपेंशन कर सकती है, एक्सपैंड हो सकती है। इसके पास एक्सपेंशन वाली कैपेबिलिटीज हैं। जब यूरिन फिल हो जाता है तो फिर भी ये एक्सपैंड होके और भी अपने अंदर यूरिन स्टोर कर सकता है यूरिनरी ब्लैडर। और वो क्यों पॉसिबल है? क्योंकि इसकी लाइनिंग है ट्रांजिशनल एपिथेलियम की या फिर यूरोथेलियम। गॉट इट? It is a sac-like muscular structure. It can hold up to 500 to 700 ml of urine. इतना यूरिन ये एक बारी में यूरिनरी ब्लैडर स्टोर कर सकता है। उसके बाद आता है यूरेथ्रा. It starts from the urinary bladder and opens outside the body. बॉडी से बाहर यूरिन पास करवाने का काम है यूरेथ्रा का। यूरेथ्रा फीमेल्स के अंदर 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है सिर्फ, और मेल्स के अंदर 20 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। एंड इट ऑल्सो सर्व्स एज द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन द मेल्स। गॉट इट? स्टार्ट्स फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर एंड ओपन्स आउटसाइड द बॉडी। तो यूरेथ्रा यूरिन पास आउट करवाने के लिए। ये है हमारे पार्ट्स ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम के। फंक्शंस ऑफ द किडनी के बारे में बात करते हैं। किडनी का फंक्शन क्या है? हमने बात किया कि टॉक्सिक सब्सटेंसेस बाहर निकालने। अब उस टॉक्सिक सब्सटेंसेस में मेन फंक्शन क्या है कि नाइट्रोजनस वेस्ट की रिमूवल करवाना। और यहाँ पे नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। नाइट्रोजनस वेस्ट क्या है? यूरिया। और इसका फॉर्मूला क्या है? NH2CONH2। यूरिया एक्सक्रीट आउट करवाती है हमारी किडनी। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे जानेंगे। सबसे पहले जो टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में बनता है दैट इज अमोनिया। और ये अमोनिया कहाँ पे बनता है? लिवर में। ध्यान देंगे, पहले जो नाइट्रोजनस वेस्ट या फिर वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी में बनता है दैट इज अमोनिया। और ये अमोनिया किस में बनता है? लिवर में। अब लिवर के अंदर जब अमोनिया बनता है तो इसके ऊपर एक प्रोसेस होगा, एक साइकिल परफॉर्म होता है इसके ऊपर, जिसको बोलते हैं यूरिया साइकिल या फिर ऑर्निथीन साइकिल। यूरिया साइकिल और ऑर्निथीन साइकिल। और जब ये साइकिल परफॉर्म होती है इसके ऊपर तो अमोनिया का कन्वर्जन किस में हो जाता है? यूरिया में। अमोनिया को ऑर्निथीन साइकिल या फिर यूरिया साइकिल किस में कन्वर्ट करती है? यूरिया में। और यूरिया ही हमारी किडनी एक्सक्रीट करती है। तो सबसे पहले अमोनिया का प्रोडक्शन हुआ लिवर के अंदर। लिवर के अंदर एक साइकिल परफॉर्म हुआ अमोनिया के ऊपर जिसने उसको कन्वर्ट करवा दिया यूरिया के अंदर। अब किडनी का मेन फंक्शन है कि वो यूरिया को हमारी बॉडी में से बाहर निकाले, यानी कि उसको एक्सक्रीट करवाए। गॉट इट? किडनी दूसरा काम क्या करती है? इट मेंटेन्स वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस। हमारी बॉडी में पानी कितना रहेगा और इलेक्ट्रोलाइट्स में आयंस आते हैं बहुत सारे, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोराइड आयंस, वो कितने रहेंगे? ये सब बैलेंस यानी कि ऑस्मो रेगुलेशन कौन करवा रहा है? किडनी करवा रही है। गॉट इट? नेफ्रॉन क्या है? अब किडनी के बारे में पढ़ रहे हैं तो नेफ्रॉन पे आते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। लंग्स के अंदर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ी थी आपने, दैट इज एल्वियोलाई। किडनी की स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कौन है? नेफ्रॉन। ठीक है। 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं एक किडनी के अंदर। एक किडनी के अंदर अप्रोक्स 1 मिलियन नेफ्रॉन्स होते हैं और हमारे पास 2 किडनीज हैं। गॉट इट? रीनल आर्टरी सप्लाइज ब्लड टू द नेफ्रॉन। अभी इसको पढ़ने से पहले मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाती हूँ नेफ्रॉन का। ओके, लेट्स मेक नेफ्रॉन। नेफ्रॉन एक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है किडनी का। पहले वो बनाते हैं, कैसा दिखता है। ठीक है, ये है हमारा नेफ्रॉन।
ये जो आपको एक गोल सा सर्कल स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको बोलते हैं बोमेन्स कैप्सूल। क्या बोलते हैं इसको? बोमेन्स कैप्सूल। दिस इज PCT, proximal convoluted tubule। proximal convoluted tubule. This is loop of Henle and this is DCT, distal convoluted tubule, और इसको बोलते हैं कलेक्टिंग डक्ट, जिसमें फाइनली यूरिन आएगा। कलेक्टिंग डक्ट, इसका मेन काम क्या है? यूरिन की प्रोडक्शन करवाना। ठीक है, इसमें यूरिन आएगा फाइनली। अब देखिए यहाँ पे ये बोमेन्स कैप्सूल है, दिस इज PCT, दिस इज लूप ऑफ हेनले, दिस इज DCT एंड दिस इज कलेक्टिंग ट्यूब। बोमेन्स कैप्सूल के अंदर किडनी से एक आर्टरी ब्लड लेके आएगी। किडनी के अंदर ब्लड फिल्टर हो रहा है, ये किडनी का स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट दैट इज नेफ्रॉन। अब एक आर्टरी है जिसके अंदर ब्लड है, जिसको फिल्टर करना है हमने। वो आर्टरी का नाम क्या है? दैट इज रीनल आर्टरी। रीनल आर्टरी किडनी के अंदर ब्लड लेके आएगी और उसके आगे जाके डिवीजन हो जाती है। यहां पे आके बन जाता है एफरेंट आर्ट्रियोल एंड ईफरेंट आर्ट्रियोल। ईफरेंट आर्ट्रियोल ब्लड को बाहर ले जाएगी फिल्टर होने के बाद, और एफरेंट आर्ट्रियोल से ब्लड अंदर आ रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आर्टरी आई ना, इसने एक गुच्छा बना लिया, आके छोटे 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 ब्रांचेस निकली हैं इसकी। इस बोमेन्स कैप्सूल के अंदर आर्टरी की कुछ ब्रांचेस बन गई और एक गुच्छा बन गया, एक ग्रुप बन गया। उसको हम क्या बोलते हैं? यहाँ पे इस आर्टरी ने एक बंडल बना लिया अपना, बहुत छोटी छोटी सब डिविजन्स करके कैपिलरीज बना ली ढेर सारी, और इस कैपिलरीज के गुच्छे को क्या बोलते हैं हम लोग? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलस। और बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं? बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं? मैल्फीजियन कॉर्पस्कुल। मैल्फीजियन कॉर्पस्कुल। ठीक है, बोमेन्स कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलस को क्या बोलते हैं? मैल्फीजियन कॉर्पस्कुल। अब आगे हम लोग PCT में। PCT दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका काम क्या होता है? वाटर की एब्जॉर्प्शन करना। जब यहाँ पे ब्लड आएगा उसको फिल्टर करना है, तो PCT उसके अंदर से पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब्स वाटर, दूसरे कलर से लिखते हैं। वाटर की एब्जॉर्प्शन करती है PCT। ठीक है, इतना भी एक्सेस ऑफ वाटर है, वाटर रिलीज थोड़ी ना करेंगे हम लोग, हमारे अंदर डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो PCT वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगी, उसके बाद आगे ब्लड जाता है। दिस इज लूप ऑफ हेनले। ये लूप ऑफ हेनले का डिसेंडिंग लिम्ब है। ये लूप ऑफ हेनले का क्या है? डिसेंडिंग लिम्ब। और दिस इज असेंडिंग, ऊपर की तरफ जा रहा है। सो दिस इज असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले। डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर भी पानी का ही एब्जॉर्प्शन होगा। लूप ऑफ हेनले में डिसेंडिंग लिम्ब के अंदर भी पानी ही एब्जॉर्ब हो रहा है, वाटर। बट असेंडिंग लिम्ब के अंदर जो आयंस हैं, सोडियम आयन, पोटेशियम आयन, कैल्शियम आयन, क्लोराइड आयन, मैग्नीशियम, जितने भी आयंस हैं उन सबका एब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब में। सोडियम, क्लोराइड, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी आयंस हैं इन सबका एब्जॉर्प्शन होता है असेंडिंग लिम्ब में। डिसेंडिंग लिम्ब में अभी भी पानी का ही एब्जॉर्प्शन हो रहा है। ठीक है, अब आते हैं DCT। ब्लड पहुंचता है यहाँ पे DCT पे। अब देखिए DCT यहाँ पे मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन पानी का हो गया था। द थिंग इज, किसी दिन ऐसा हुआ कि आपने पानी बहुत कम कंज्यूम किया है, आपकी बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत कम है। उस टाइम पे जब ब्लड फिल्टर होगा तो DCT को हमारी बॉडी में दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज एल्डोस्टेरोन एंड ADH।
एंटी डायूरेटिक हार्मोन। ये दोनों हार्मोन हमारी बॉडी में रिलीज होते हैं जब हमारे पास हमारा जो वाटर कंजप्शन है वो बहुत कम है, हमने बहुत कम पानी पिया उस दिन, तो हमारी बॉडी दो हार्मोन्स रिलीज करती है, एल्डोस्टेरोन एंड एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जब ये दोनों हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ये डीसीटी को बोलते हैं कि आपको और पानी एब्जॉर्ब करना है। ये डीसीटी को क्या बोलते हैं? डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल को, कि आपको और पानी एब्जॉर्ब करना है, क्योंकि ऑलरेडी उस ह्यूमन के अंदर पानी का कमी है, पानी की कमी है, उसने पानी कम कंज्यूम किया है। तो ये दोनों बोलेंगे कि आपको और पानी एब्जॉर्ब करना है, तो ये डीसीटी अपना फंक्शन शुरू कर देती है और पानी एब्जॉर्ब करने लगती है। जितना ज्यादा कंसंट्रेटेड यूरिन बना सके ये उतनी कोशिश करती है, क्योंकि पानी की कंजप्शन आपकी बहुत कम है उस दिन। और फिर फाइनली ब्लड यहाँ पे आता है, सारा फिल्टर करने के बाद ये बन जाता है यूरिन। जितना जो जो निकाला जा सकता था, जो जो फिल्टर किया जा सकता था, वो सब फिल्टर किया। आयंस भी फिल्टर हो गए, ठीक है, वाटर भी फिल्टर हो गया, और बिल्कुल कंसंट्रेटेड फॉर्म में यूरिन कलेक्टिंग ट्यूब में आ जाता है। एक बात आप यहाँ पे ध्यान देंगे कि मैंने बोला कि पानी की एब्जॉर्प्शन हो रही है, आयंस की एब्जॉर्प्शन हो रही है। द थिंग इज, हमारी बॉडी में सिर्फ यही चीजें हैं जो एब्जॉर्ब होंगी। अगर यूरिन के अंदर ग्लूकोज दिखने लग जाए, अगर यूरिन में ग्लूकोज आ जाए, तो फॉर श्योर उस ह्यूमन को डायबिटीज है, उस इंडिविजुअल को डायबिटीज है, यानी कि शुगर है। तो यूरिन के अंदर आपको ग्लूकोज नॉर्मल ह्यूमन में नहीं दिखेगा, जो बिल्कुल हेल्दी है उसके अंदर ग्लूकोज नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। बट इफ ही और शी हैज अ डायबिटीज, तो उसके यूरिन में ग्लूकोज आएगा। सेकेंड थिंग, और क्या आएगा एबनॉर्मल में? अगर हेल्दी नहीं है वो बंदा, तो आएंगे अमीनो एसिड्स या फिर कह लीजिए प्रोटीन। अगर अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन शो हो रहे हैं यूरिन के अंदर, पता लग रहा है टेस्ट करने पे कि यूरिन के अंदर अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन है, तो फॉर श्योर किडनी के अंदर कोई इन्फेक्शन है। तो यानी कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स एक्सक्रीट नहीं होते, ध्यान देंगे, ग्लूकोज एंड अमीनो एसिड्स एक्सक्रीट नहीं होंगे, यूरिन में नहीं आएंगे। ये तभी आएंगे अगर वो इंडिविजुअल हेल्दी नहीं है, ये एक्सक्रीट नहीं होगा ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स, ठीक है। ये क्यों नहीं होंगे? ये क्यों नहीं एक्सक्रीट होंगे? क्योंकि ग्लूकोज अनहेल्दी ह्यूमन में रिलीज होगा, अनहेल्दी ह्यूमन के यूरिन में आएगा अगर जिसको डायबिटीज है। और अगर अमीनो एसिड्स या फिर प्रोटीन्स रिलीज हो रहे हैं, तो यानी कि उसकी किडनी में इन्फेक्शन हो गया। ये दोनों चीजें एब्जॉर्ब हो जाएंगी यहीं पे एब्जॉर्ब हो जाएंगी, ठीक है। पानी, ये आयन सब एब्जॉर्ब हो गया। यहाँ पे जब बोमेंस कैप्सूल में फंक्शन होगा शुरू, ब्लड की फिल्ट्रेशन शुरू होगी, तो यहीं पे सब कुछ एब्जॉर्ब हो जाएगा। फाइनली जब ब्लड फिल्टर हो गया, तो हमारे पास एक फिल्टर रेट आता है। फिल्टर रेट मतलब जब सारा कुछ फिल्टर होने के बाद जो बाहर रिलीज करना है वो कितना होता है? 180 लीटर्स पर डे। एक दिन में 180 लीटर्स फिल्टर रेट प्रोड्यूस हो रहा है। पर क्या हम 180 लीटर्स पर डे फिल्टर रेट रिलीज करते हैं? नहीं करते। अगर इतना रिलीज करेंगे तो मतलब हमारी बॉडी डिहाइड्रेट हो जाएगी। इसमें से भी फिर एक्सेसिव अमाउंट ऑफ आयंस को वापस एब्जॉर्ब किया जाता है, ये सब दोबारा से काम करने लग जाएंगे। जैसे डीसीटी को सिग्नल मिल रहा है कि पानी आपको रीएब्जॉर्ब करना है, जितना पानी पीसीटी ने किया, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले ने किया, उससे भी ज्यादा आपको और पानी एब्जॉर्ब करना है यहाँ पे, ताकि कंसंट्रेटेड यूरिन रिलीज हो। और 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट प्रोड्यूस होने के बाद यूरिन कितना एक्सक्रीट आउट होता है? 1 to 1.5 और 1.8 लीटर्स पर डे। इतना ही यूरिन आप एक्सक्रीट करते हैं एक दिन में। कितना? 1 to 1.5 और 1.8 लीटर्स पर डे, इतना ही यूरिन प्रोडक्शन होता है, ठीक है, क्योंकि वो दोबारा से अपने रीअब्जॉर्प्शन वाले फंक्शन पे लग जाता है। नेफ्रॉन, गॉट इट। तो ये था नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर। जान लिया आपने मालफिजियन कॉर्पस्कल किसको बोलते हैं, पीसीटी क्या है, डीसीटी कैसे काम कर रहा है। डीसीटी के पास दो हार्मोन्स उसको सिग्नल देंगे, एल्डोस्टेरोन और एडीएच। अगर आपकी बॉडी में पानी बहुत कम है तो वो दोनों रिलीज होंगे और वो डीसीटी को कहेंगे कि भैया आपको और एब्जॉर्ब करना है पानी ब्लड के अंदर से, बहुत ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाना है, क्योंकि उस इंडिविजुअल के अंदर पानी की ऑलरेडी बहुत कमी है। तो कलेक्टिंग ट्यूब के अंदर यूरिन आ जाएगा और पास आउट हो जाएगा। गॉट इट। ठीक है, नेक्स्ट, पीसीटी क्या है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल
ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर आर रीएब्सॉर्ब्ड हियर। पीसीटी में दोबारा से न्यूट्रिएंट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स और वाटर रीएब्सॉर्ब हो जाते हैं। पहले तो बोमेंस कैप्सूल में फंक्शन चला, उसके बाद पीसीटी में जब आया ब्लड, उसमें से और भी रीएब्सॉर्प्शन हुई और पानी निकाला गया, पानी को एब्जॉर्ब किया गया और जितने भी न्यूट्रिएंट्स और इलेक्ट्रोलाइट्स थे वो सब एब्जॉर्ब किए गए। जितना हो सकता है मैक्स उतना फंक्शन होता है। लूप ऑफ हेनले यू शेप स्ट्रक्चर है, यू शेप स्ट्रक्चर है। डिसेंडिंग लिम्ब जो है उसका वो वाटर को परमिएबल है, यानी कि वाटर एब्जॉर्ब करता है, और असेंडिंग लूप लिम्ब इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। जो असेंड ये है ना ऐसे, तो ये डिसेंडिंग लिम्ब जो है दैट इज परमिएबल टू वाटर, और जो असेंडिंग लिम्ब है दैट इज परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स, यानी कि असेंडिंग लिम्ब सारे इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि आयंस को एब्जॉर्ब करेगा। देन वी हैव डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस, वाटर एंड आयंस। अब उसको सिग्नल मिल रहा है कि इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस भी करना है, उस इंडिविजुअल के अंदर वाटर को भी दोबारा से रिटेन करवाना है क्योंकि पानी की बहुत कमी है। तो मेनली तो वो बाइकार्बोनेट आयंस को रीएब्जॉर्ब कर रहा था, बट नाउ वो वाटर को भी एब्जॉर्ब करने लग जाएगा। तो वाटर और आयंस का कंडीशनल एब्जॉर्प्शन है। अगर उसको सिग्नल मिल रहा है, हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, तो कुछ सिचुएशनल है कि ऐसे सिचुएशंस में वो अपना रोल परफॉर्म करेगा, यानी कि दोबारा से पानी की रीअब्जॉर्प्शन करने लग जाएगा। जितना कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाया जा सकता है उतना करेगा वो। कलेक्टिंग ट्यूब में पानी की रीअब्जॉर्प्शन होगी और देन यूरिन रिलीज हो जाएगा। बाद में यूरिन सारा कलेक्ट हो जाएगा कलेक्टिंग ट्यूब में, जितना भी कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ यूरिन आएगा दैट विल कम आउट इन द कलेक्टिंग ट्यूब। नेक्स्ट, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है पूरा जो अभी बनाया, सेम वही है। ये एफरेंट आर्टरियोल आई, रीनल आर्टरियल, इसमें रीनल आर्टरियल बन जाती है बाद में एफरेंट आर्टरियोल, रीनल आर्टरी। ठीक है, ये एफरेंट आर्टरियोल जो बाहर लेके जाएगी। दिस इज ग्लोमेरुलस। यहाँ पे रीनल आर्टरी ने कैपिलरीज का अपना एक बंच बनाया और इस बंच को बोलते हैं ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस प्लस बोमेंस कैप्सूल को क्या बोलते हैं? माल्फिजियन कॉर्पस्यूल। माल्फिजियन कॉर्पस्यूल। ठीक है, दिस इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी। पीसीटी में आए, रीअब्जॉर्प्शन हुई वाटर और आयंस की, फिर आगे हम लूप ऑफ हेनले में। ये देखिए, दिस इज डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कर रहा था, और फिर जब ऊपर की तरफ जाते हैं दिस इज असेंडिंग लूप ऑफ हेनले जो इलेक्ट्रोलाइट्स को रीअब्जॉर्ब कर रहा था। देन हियर इज द डीसीटी, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसका कंडीशनल सिचुएशनल सिनेरियो है, अगर हार्मोन्स रिलीज होते हैं और सिग्नल देते हैं कि पानी बहुत कम है इंडिविजुअल के अंदर, तो वो और ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करने लगेगा और कलेक्टिंग ट्यूब में फाइनली कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यूरिन। अच्छा, यूरिन की कॉम्पोजिशन जानते हैं एक बार। 1 to 1.5 लीटर्स पर डे यूरिन ही हम लोग रिलीज करते हैं, या फिर 1 to 1.8 लीटर्स। पीएच अराउंड 6.2 है या फिर 5.8 है, मतलब इसी रेंज में रहता है। इट इज स्लाइटली एसिडिक, स्लाइटली एसिडिक, ज्यादा नहीं, स्लाइटली एसिडिक है। वाटर 95% होता है हमारे यूरिन में, अभी भी पानी कितना है? 95% एक्सक्रीट होता है। यूरिया सिर्फ 2% है, 25 to 30 ग्राम्स पर डे। एंड क्रिएटिनिन, प्रोटीन की डाइजेशन होने के बाद जो वेस्ट प्रोड्यूस होता है दैट इज क्रिएटिनिन। प्रोटीन से जो वेस्ट सब्सटेंस प्रोड्यूस होता है, टॉक्सिक सब्सटेंस जिसको रिलीज करना है बॉडी ने, दैट इज क्रिएटिनिन। और यूरिक एसिड बहुत ही कम, माइन्यूट, 0.03%, इतना ही रिलीज होता है, 0.03% के आसपास। ये कॉम्पोजिशन है यूरिन की। नेक्स्ट, हीमोडायलिसिस। अब जानते हैं कि हीमोडायलिसिस क्या है। देखो बच्चों, नॉर्मल ह्यूमंस हैं, बाय गॉड्स ग्रेस हम सब सही हैं, तो हमारे अंदर एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत अच्छे से काम कर रहा है, यानी कि हमारी किडनीज बहुत अच्छे से फंक्शन कर रही हैं। किडनी से ब्लड को फिल्टर किया, यूरेटर्स के थ्रू पास हुआ यूरिन, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर हुआ और यूरेथ्रा के थ्रू हमने यूरिन पास आउट कर दिया। अब यूरिन 1 to 1.5 लीटर्स पर डे ही हम लोग रिलीज करते हैं और सारा पानी रीएब्जॉर्ब हो जाता है हमारी बॉडी में। ठीक है, द थिंग इज, जिन लोगों के अंदर किडनी अच्छे से फंक्शन नहीं करती है, अगर एक किडनी अच्छे से काम नहीं कर रही है तो दूसरी किडनी ये सारा फंक्शन परफॉर्म करेगी। बट कुछ लोगों को इश्यू हो जाता है किडनी फेलियर का, उनकी दोनों ही किडनी अच्छे से काम नहीं करती हैं, तो उनके ब्लड को फिल्टर करने के लिए एक आर्टिफिशियल सिस्टम बनाया है हमने, दैट इज हीमोडायलिसिस।
इसमें आर्टिफिशियल मशीन को यूज करके हम लोग किडनी को ब्लड को फिल्टर करवाएंगे, और इसलिए हीमोडायलिसिस को हम लोग आर्टिफिशियल प्योरिफिकेशन ऑफ ब्लड या फिर आर्टिफिशियल किडनी भी बोल देते हैं, आर्टिफिशियल किडनी भी बोल देते हैं। सेम फंक्शन इसने परफॉर्म करना है किडनी की तरह, बट ये एक मशीन है, ठीक है। ह्यूमन बॉडी से बाहर ब्लड आएगा, उस ब्लड को फिल्टर किया जाएगा और ब्लड को बिल्कुल क्लीन करके दोबारा से ह्यूमन बॉडी के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। तो ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोडायलिसिस, यानी कि आर्टिफिशियल किडनी के थ्रू ये काम हो रहा है। इसमें हम लोग प्योरीफाई करेंगे ब्लड को आर्टिफिशियल मैकेनिज्म के थ्रू, जिसमें बॉडी का कोई फंक्शन इन्वॉल्व नहीं है। अच्छा, आप यहाँ पे एक पिक्चर देख रहे हैं, ये जो येलो कलर का आपको मटेरियल दिख रहा है, दिस येलो कलर फ्लूइड, इसको बोलते हैं डायलाइजिंग फ्लूइड। क्या बोलते हैं? डायलाइजिंग फ्लूइड। हमारी बॉडी में तो किडनी क्या काम कर रही है? ब्लड को फिल्टर कर रही है। ब्लड के अंदर ही टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं, उन सबको फिल्टर किया जाएगा और फिर यूरिन बनता है। इसके अंदर जो डायलाइजिंग फ्लूइड है, इसके अंदर बिल्कुल सेम कॉम्पोजिशन है जैसी हमारी ब्लड में है, उतना ही इलेक्ट्रोलाइट है, उतना ही वाटर है, प्लाज्मा, whatever the chemicals और the proteins हमारे ब्लड के अंदर जो हैं, वो सब इसके अंदर हैं डायलाइजिंग फ्लूइड में, एक्सेप्ट यूरिया। हमारी बॉडी के अंदर ब्लड के अंदर यूरिया है और किडनी यूरिया को ही एक्सक्रीट करवा रही है, बट इस डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं होता। यहाँ लिखा है सेम कॉम्पोजिशन एज ब्लड एक्सेप्ट यूरिया, सॉरी दिस इज एक्सेप्ट यूरिया, ठीक है। एक्सेप्ट यूरिया, यूरिया को छोड़ के सेम कॉम्पोजिशन एज ब्लड है, यूरिया नहीं है इसके अंदर और बिल्कुल वैसी कॉम्पोजिशन है। अब ब्लड निकालेंगे, ये इंडिविजुअल है, ये ह्यूमन है, इनके पास इनका किडनी फेलियर हो गया तो हीमोडायलिसिस लगा के इनका ब्लड लेके आए बाहर। अब ये ब्लड को फिल्टर करने का प्रोसेस क्या है? ब्लड आया बाहर, अब वो ब्लड फिल्टर कैसे होगा? डिफ्यूजन के थ्रू। डिफ्यूजन एक प्रोसेस पढ़ा था आपने, सब्सटेंसेस का मूवमेंट होता है फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लो कॉन्सेंट्रेशन। अच्छा देखिए, ध्यान से देखिए, ये ट्यूब्स दिख रही हैं आपको, ये ट्यूब्स नजर आ रही हैं जिसके थ्रू ब्लड जा रहा है, ये ट्यूब्स, इन ट्यूब्स को बोलते हैं सेलोफेन ट्यूब्स। क्या बोलते हैं? सेलोफेन ट्यूब्स। जैसे आपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ा था, प्लाज्मा मेम्ब्रेन का क्या फंक्शन, उसकी क्या एसेंशियलिटी, उसकी क्या एक फीचर क्या था कि वो सेमी परमिएबल होती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल थी, तभी तो वो डिफ्यूजन परफॉर्म कर पा रही थी ना। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल थी, कुछ सब्सटेंस को अपने से पास होने देगी और कुछ को नहीं। तो ये सेलोफेन ट्यूब्स भी सेमी परमिएबल हैं। सेलोफेन ट्यूब्स आर आल्सो सेमी परमिएबल, कुछ सब्सटेंस को पास होने देगी और कुछ को नहीं, ये भी सेमी परमिएबल है। तो जब ऐसा है कि ये सेमी परमिएबल है सेलोफेन ट्यूब्स, तो जब ब्लड आएगा वो डायलिसिंग फ्लूइड में से पास होगा। डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर ये सेमी परमिएबल ट्यूब्स रखी हैं और इन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड आ रहा है। अब ब्लड के अंदर क्या नहीं है, सॉरी हाँ, इस डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर क्या नहीं है? यूरिया नहीं है। ध्यान से देखेंगे, इसमें से जब ब्लड पास हो रहा है तो इस ब्लड के अंदर तो यूरिया है, ब्लड के अंदर यूरिया है, बट डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है, यूरिया नहीं है। ब्लड के अंदर यूरिया है, डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर यूरिया नहीं है। डिफ्यूजन कैसे होगी? फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। जो ब्लड के अंदर यूरिया आ रहा है वो यूरिया डायलिसिंग फ्लूइड के अंदर चला जाएगा, तो ब्लड फिल्टर हो गया आपका ऑटोमेटिकली। कैसे? दोबारा बोलती हूँ, ब्लड के अंदर यूरिया है, बट ये जो डायलिसिंग फ्लूइड येलो येलो सब्सटेंस आपको दिख रहा है, इसके अंदर यूरिया नहीं है, बट कॉम्पोजिशन सेम है एज ब्लड, सिर्फ यूरिया को छोड़ के। अब इस सेलोफेन ट्यूब्स के थ्रू ब्लड पास आउट हो रहा है, इसके थ्रू जा रहा है और इसके बाहर पड़ी है डायलाइजिंग फ्लूइड। तो अब डिफ्यूजन किसकी होगी? यूरिया की, फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन। ब्लड के अंदर जो यूरिया है वो ब्लड के अंदर से डायलाइजिंग फ्लूइड के अंदर चला जाएगा, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में, और ऑटोमेटिकली आपका ब्लड क्या हो गया? प्योरीफाई। ये ब्लड प्योरीफाई होने के बाद दोबारा से इंडिविजुअल के अंदर ट्रांसफ्यूज कर दिया जाता है। इसको बोलते हैं हीमोडायलिसिस या फिर आर्टिफिशियल किडनी का प्रोसेस। इसमें हमने ब्लड को प्योरीफाई किया एक आर्टिफिशियल मैकेनिज्म यूज करके, सेम एज जैसा हमारी बॉडी में परफॉर्म कर रही हैं किडनीज। गॉट इट? तो ये था हीमोडायलिसिस और ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया। अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस करते हैं कुछ। पहला है कि अमोनिया इज कन्वर्टेड इनटू यूरिया इन
ये अमोनिया यूरिया में कहाँ पे कन्वर्ट होता है? लिवर के अंदर। अब यहाँ पे एक पॉइंट और नोट करेंगे, वो क्या है? पॉइंट क्या नोट करना है आपने? देखिए ह्यूमंस जो है ना वो यूरिया ही एक्सक्रीट करते हैं, ह्यूमंस एक्सक्रीट यूरिया। हम लोग अमोनिया एक्सक्रीट नहीं करते हैं, हम लोग यूरिया एक्सक्रीट करते हैं। जो अमोनिया है वो टॉक्सिक सब्सटेंस है और उसकी एक्सक्रीशन के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। तो जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट क्या प्रोड्यूस होता है? अमोनिया, क्योंकि उनके पास पानी का एक्सेसिव अमाउंट है और वो अच्छा पानी यूज करके उस टॉक्सिक सब्सटेंस को रिलीज कर सकते हैं। हमारे पास पानी की इतना अमाउंट नहीं है, बट यूरिया जो है एज कंपेयर टू द अमोनिया लेस टॉक्सिक है और इसकी एक्सक्रीशन के लिए ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो यूरिया हम लोग एक्सक्रीट करते हैं, इट इज़ लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू अमोनिया। ठीक है। अब बर्ड्स जो है ना, बर्ड्स जो हैं वो यूरिया नहीं रिलीज करते। बर्ड्स क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। बर्ड्स क्या रिलीज करते हैं? यूरिक एसिड। यूरिक एसिड इज मच लेस टॉक्सिक एज कंपेयर टू द यूरिया। यूरिया से भी कम टॉक्सिक है और इसको पानी हमसे भी कम चाहिए रिलीज होने के लिए। तो बर्ड्स जो रिलीज करते हैं दैट इज यूरिक एसिड, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ये, और इसको और भी कम पानी चाहिए एज कंपेयर टू यूरिया। तो बर्ड्स को हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। बर्ड्स क्योंकि यूरिक एसिड रिलीज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? यूरिकोटैलिक। और हम यूरिया रिलीज करते हैं तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं? यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन इज which one of the following substance is never excreted through urine under normal conditions? नॉर्मल कंडीशंस का मतलब एक इंडिविजुअल हेल्दी है, उसको कोई बीमारी नहीं है किडनी से रिलेटेड, तो बिल्कुल भी नहीं, हेल्दी इंडिविजुअल के अंदर ऐसा कौन सा सब्सटेंस है जो कभी भी यूरिन के अंदर नहीं आएगा, एक्सक्रीट नहीं होगा? दैट इज व्हाट? अमाइनो एसिड। अच्छा ध्यान दे यहाँ पे, यूरिया तो आपको किसी भी सिचुएशन में यूरिया तो रिलीज ही करवाना है ना किडनी ने। किडनी कर क्या रही है? ब्लड में से यूरिया तो फिल्टर करवा रही है। अभी आपने हीमोडायलिसिस में भी तो वही पढ़ा, यूरिया का ही तो डिफिजन होता है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन, तो यूरिया तो निकालना ही है उसने। आपको थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि ग्लूकोज और अमीनो एसिड्स नहीं आना चाहिए किसी भी कंडीशन में यूरिन में। अगर आ रहा है या तो किडनी के अंदर इन्फेक्शन है या फिर आपको डायबिटीज है। तो नॉर्मल कंडीशन में जब इंडिविजुअल को कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, वो हेल्दी है, तो उसके यूरिन में अमीनो एसिड्स नहीं आने चाहिए, अमीनो एसिड्स का एक्सक्रीशन नहीं होना चाहिए। गॉट इट? थर्ड क्वेश्चन इज ग्रीन ग्लैंड्स प्रेजेंट इन सम आर्थ्रोपॉड्स हेल्प इन। ओके, ये फैक्चुअल क्वेश्चन है। आर्थ्रोपॉड्स में ग्रीन ग्लैंड्स, आर्थ्रोपॉड्स में होते हैं ग्रीन ग्लैंड्स। आर्थ्रोपॉड्स में क्या आता है? आर्थ्रोपॉड्स में स्पाइडर आ गया, कॉकरोच आ गया, ठीक है, हाउस फ्लाई आ गया, ये सब आर्थ्रोपॉड्स में है। इनके अंदर ग्रीन ग्लैंड्स होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। किस लिए? एक्सक्रीशन के लिए। जैसे हमारे पास किडनीज है, तो आर्थ्रोपॉड्स में क्या होता है? ग्रीन ग्लैंड्स। इनके पास किडनी नहीं होता है, इनके एक्सक्रीटरी ऑर्गन को क्या बोलते हैं? ग्रीन ग्लैंड्स। ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको एज इट इज याद करना है। ठीक है, तो आज था हमारा ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। हमने एक्सक्रीटरी सिस्टम कंप्लीट कर लिया। उससे पहले सर्कुलेटरी सिस्टम किया था। एक्सक्रीटरी सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। किडनीज का फंक्शन आपको पता लग गया, नेफ्रॉन पता लग गया कैसा दिखता है, बोमेन्स कैप्सूल, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड कलेक्टिंग ट्यूब का फंक्शन पता लगा। आपको ये पता लगा कि डीसीटी रीएब्जॉर्ब करवाएगी वाटर को। अगर इंडिविजुअल ने बहुत पानी कम कंज्यूम किया है तो दो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, दैट इज एल्डोस्टेरॉन एंड एडीएच। एडीएच की फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। वो रिलीज होगा तो डीसीटी और ज्यादा पानी को एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, और कॉन्सेंट्रेटेड यूरिन बनाएगी। एक नॉर्मल इंडिविजुअल 1 to 1.5 लीटर्स ऑफ यूरिन रिलीज करता है, और उसकी कॉम्पोजिशन आपने चेक की क्या क्या है, और अमोनिया और ग्लूकोज नॉर्मल कंडीशंस में रिलीज नहीं होगा यूरिन में। तो आज हमने कवर किया एक्सक्रीटरी सिस्टम। नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। जोश के साथ पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।